साम्यावस्था का नियम। साम्यावस्था का नियम, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम या लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं। ध्यान दिया जाए, साम्यावस्था का नियम क्या है, इस बात को समझाने के लिए हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल का सहारा ले रहे हैं। इस एग्जाम्पल के मदद से हम साम्यावस्था के नियम को आपके सामने रख पाएंगे। ये फुल कैलकुलेशन का अंतिम स्टेप साम्यावस्था का नियम बनकर आएगा। जैसे एक रासायनिक अभिक्रिया है A + B, इक्विलिब्रियम साइन C + D। इस रासायनिक अभिक्रिया में गुणज के रूप में है, यानी कि स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रूप में है अल्फा, यहां है बीटा, यहां है गामा और ये है डेल्टा। ध्यान देंगे तो यहां जिस तरह से, अब यहां पर एक चीज हम सिखाने जा रहे हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए दर को कैसे निर्धारित करते, अलग से सिखा रहे हैं, पहले सीखिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए दर को कैसे निर्धारित करते हैं, बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। जैसे A + B एरो प्रोडक्ट, तो इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए द्रव्यमान क्रिया का नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर, दर मतलब रेट इंग्लिश में, समानुपाती होता है क्रिया कारकों के सक्रिय मात्राओं के। क्या आप लोग को समझ में आता है कि एरो से पहले जो होता है, एरो से पहले जो होता है वो अभिकारक होता है। तो एरो से पहले जो होता है वो अभिकारक होता है। तो अब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है वो अभिकारक के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो इसमें एक शब्द आ गया, सक्रिय मात्रा। तो आप सभी स्टूडेंट जो लोग नहीं जानते हैं जान लीजिए, इसको पढ़ते हैं एक्स की सक्रिय मात्रा। वास्तव में सक्रिय मात्रा सांद्रता होती है। जब सांद्रता को मोल प्रति लीटर व्यक्त करते हैं तो हम उसको सक्रिय मात्रा कह सकते हैं। तो जल्दी से इसको पढ़कर दिखाइए, इसको क्या पढ़ेंगे, एम की सक्रिय मात्रा, मतलब एम की सांद्रता मोल प्रति लीटर में। तो आपको इतना बोलना नहीं पड़ेगा एम की सांद्रता मोल प्रति लीटर में, आप केवल बोल दीजिए एम की सक्रिय मात्रा। फिर से अगर हम यहां लिख दिए P और स्क्वायर ब्रैकेट में बंद, तो अब एक लाइन केवल सुन लीजिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर, चाहे वो अग्रिम दिशा संपन्न हो या पश्च अभिक्रिया की दर से, अगर दर के बारे में बात होता है तो ये दर द्रव्यमान क्रिया के नियम के अनुसार क्रिया कारकों के, क्रिया कारक मतलब अभिकारकों के, जो क्रिया कारक है जो रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएगा, तो क्रिया कारक के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो यहां क्रिया कारक कौन बनकर आया है, ए और बी। तो ए और बी के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। ये हुआ पहला चीज समझने का बेसिक जानकारी। दूसरा भी एक टर्म और समझना है। जैसे मान लीजिए ये इसके साथ कुछ गुणा में नहीं था, लेकिन अब गुणा में कौन है, देख सकते हैं गुणा में कौन है, 2। अब दर लिखना है तो हम दर समानुपाती क्या लिख पाएंगे, तो ए की सक्रिय मात्रा, हम आपके समझने के लिए हम इसको A + A लिख दिए। तो आप लिखिएगा ना ए की सक्रिय मात्रा, ए की सक्रिय मात्रा 2 बार, तो उस 2 बार का पावर कितना है, 1 आधार समान होता है तो पावर, तो यहां पर पूरा पूरा क्या हो गया 2। तो आप अपने दिमाग में ये बात फिट कर लीजिए कि जो गुणा में होगा वो पावर में जाएगा, जो गुणा में होगा। और जब भी दर लिखेंगे तो उसमें क्रिया कारक के सक्रिय मात्रा का गुणनफल लिया जाता है। जो भी दर लेंगे क्रिया कारक के सक्रिय मात्रा का। और आपको बता दें कि इस रासायनिक अभिक्रिया में एक नहीं 2 अभिक्रिया है, एक अग्रिम दिशा से पश्चिम दिशा की ओर संपन्न हो रही है और एक पश्चिम दिशा से। तो अब पूरा पूरा अग्रिम मतलब आगे से, पश्चिम मतलब पीछे से,
अग्रिम मतलब अभिकारक प्रतिफल बनाएगा, पश्च माने प्रतिफल। तो पहले हम अग्रिम अभिक्रिया के लिए लेकर चल रहे हैं फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब होता है अग्रिम अभिक्रिया, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, जिसको आप हिंदी में अग्रिम अभिक्रिया लिख सकते हैं। अग्रिम अभिक्रिया के लिए आपको समझना है, अग्रिम अभिक्रिया के दर को व्यक्त करने के लिए हम यहाँ आरएफ ले रहे हैं, और ये समानुपाती होगा ए की सक्रिय मात्रा और बी की सक्रिय मात्रा। आप सभी स्टूडेंट अच्छे से देख पा रहे हैं कि गुणा में इसमें अल्फा है और इसमें, तो यहाँ पावर अल्फा हो जाएगा और यहाँ बीटा। क्या कोई दिक्कत है? अब यहाँ समानुपाती जब जब हटता है तो एक नियतांक आप शुरू से यूज करते हैं, क्योंकि ये अग्रिम अभिक्रिया का दर है इसलिए केएफ लिखेंगे, और ए की सक्रिय मात्रा पावर हो गया अल्फा और बी की सक्रिय मात्रा पावर हो गया। जैसे हम अग्रिम अभिक्रिया के लिए कैलकुलेशन लेके चले तो आरएफ बराबर अग्रिम अभिक्रिया की दर, केएफ बराबर अग्रिम अभिक्रिया का दर नियतांक। जरा ध्यान देंगे एकदम इसी अंदाज में। फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड माने क्या होता है? पीछे। तो पश्च अभिक्रिया के लिए फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, पश्च अभिक्रिया के लिए, घबराइएगा नहीं, ये सब हिंदी में आपके कॉपी में जा चुका है या लिखवाया जा चुका है, इसलिए अब यहाँ आरबी समानुपाती। अब आपको क्या समझना है कि अभिक्रिया पीछे से हो रहा है, प्रतिफल अभिकारक बनाने जा रहा है, तो अब क्रिया कारक सी और डी होगा। तो पहले सी की सक्रिय मात्रा लिखेंगे, फिर डी की सक्रिय मात्रा लिखेंगे। अब इसका गुणनफल कौन है? इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रस समीकरण मितीय गुणांक गामा और डेल्टा है। उसी तरह से समानुपाती हटेगा तो नियतांक आएगा, और ये नियतांक कौन है? के बी। सी की सक्रिय मात्रा पावर गामा और डी की सक्रिय मात्रा पावर। ठहर रहा है? समझ में आ रहा है अच्छे से? यहां बस एक मंत्र अपने दिमाग में रख लीजिए कि दर लिखना है तो अभिकारक की सक्रिय मात्रा, क्रिया कारक की सक्रिय मात्रा गुणनफल ये आता है, और सक्रिय मात्रा को हम बार बार बता रहे हैं कि जिसका सक्रिय मात्रा हम बात करेंगे उसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे। तो इसी को तो पढ़ रहे हैं, ए की सक्रिय मात्रा, इसी को पढ़ रहे हैं बी की सक्रिय मात्रा। पावर में ये कैसे आया? जितना गुणा में रहता है उतना पावर में। तो दोनों तरह के अभिक्रिया, अग्रिम और पश्च, दोनों के लिए हम दर निर्धारित कर लिए, और दर निर्धारित करने के बाद अब जल्दी से बता दीजिए आरबी क्या है? पश्च अभिक्रिया की दर। आरबी क्या है? पश्च अभिक्रिया की दर है। और केबी क्या है? पश्च अभिक्रिया का दर नियतांक है। दोनों आप अच्छे से समझ रहे हैं। ये है आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब अग्रिम अभिक्रिया की दर, फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये नीचे वाला है अग्रिम अभिक्रिया का दर नियतांक, और ये है पश्च अभिक्रिया का दर नियतांक। अब जरा सा ध्यान दिया जाए। अब हम यहां एक शब्द लिख रहे हैं साम्य अवस्था में। तो जैसे ही साम्य अवस्था में लिखेंगे तो साम्य अवस्था का परिभाषा कहता है कि साम्य अवस्था में हमेशा अग्रिम अभिक्रिया की दर मतलब आरएफ पश्च अभिक्रिया के दर के। तो देखिए तो जरा आरएफ बराबर क्या निकाल कर आए हैं? ये केएफ, ए पावर अल्फा, बी पावर बीटा, और आरबी बराबर के बी, सी पावर गामा, डी पावर। इस दोनों का मान उठाकर यहां रखवाइए। यहां आ गया केएफ, ए की सक्रिय मात्रा पावर और बी की सक्रिय मात्रा पावर, और यहां के बी, सी की सक्रिय मात्रा पावर और डी की सक्रिय मात्रा पावर, और यहां अब केएफ बटा के बी, केएफ बटा, और ये सी की सक्रिय मात्रा गामा, डी की सक्रिय मात्रा पावर और ए की सक्रिय मात्रा पावर अल्फा और बी की सक्रिय मात्रा पावर। जरा समझेंगे, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो जब भी नियतांक में नियतांक से भाग दिया जाता है, नियतांक का नियतांक से गुणा किया जाता है, तो आने वाला मान भी। तो यहाँ केएफ बटा के बी के बदले में केएफ बटा के बी के बदले में हमने ले लिया के सी, जो एक नियतांक है, साम्य स्थिरांक है। तो यहाँ पर फाइनल के सी बराबर आ गया सी की सक्रिय मात्रा पावर गामा, डी की सक्रिय मात्रा पावर डेल्टा, ए की सक्रिय मात्रा पावर अल्फा और बी की सक्रिय मात्रा पावर। और इस तरह से हम अब साम्य स्थिरांक, साम्य अवस्था का नियम
अब हम बताने जा रहे हैं क्या होता है साम्य अवस्था का नियम, अब आप समझेंगे। इसी को हम इस कैलकुलस के लैंग्वेज को, कैलकुलेशन के लैंग्वेज को हम अब बदलने जा रहे हैं लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में। ये हिंदी लैंग्वेज में कैसे रूपांतरित होगा सीखिए। पहले हमको ये बताइए, सी और डी प्रतिफल है कि अभिकारक? तो ये प्रतिफल की सक्रिय मात्रा है और ये अभिकारक की सक्रिय मात्रा है। तो साम्य अवस्था का नियम क्या है, यहीं से निकाला गया है साम्य अवस्था का नियम। तो ध्यान दिया जाए, प्रतिफल के सक्रिय मात्रा का गुणनफल एवं अभिकारक के सक्रिय मात्रा गुणनफल का अनुपात सदैव नियत होता है। फिर से, प्रतिफल की सक्रिय मात्रा गुणनफल एवं अभिकारक की सक्रिय मात्रा गुणनफल का अनुपात सदैव नियत होता है। यही साम्य अवस्था का नियम है और यही से अब आगे शुरू होता है नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है साम्य स्थिरांक। तो यहां पर आप सभी स्टूडेंट समझ सकते हैं कि केसी क्या है, तो यही केसी साम्य स्थिरांक है। अब जानिए इस साम्य स्थिरांक के बारे में डिटेल नॉलेज कि ये साम्य स्थिरांक क्या है, इसका विस्तृत जानकारी आपको मिलने जा रहा है। ध्यान दिया जाए, तो यहां आपको हम अब साम्य स्थिरांक का आज का ये टॉपिक समझाने जा रहे हैं। आज के टॉपिक का नाम है साम्य स्थिरांक। अब यहां से आज का क्लास प्रारंभ हो रहा है। इस इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चलिए ध्यान दिया जाए, आज का टॉपिक है साम्य स्थिरांक। ये साम्य स्थिरांक क्या होता है, सारा डिटेल आपको मिलेगा। दो तरह से हम साम्य स्थिरांक को आपके सामने रखने जा रहे हैं। साम्य स्थिरांक, वास्तव में साम्य स्थिरांक दो प्रकार का होता है। एक होता है सांद्रता के पद में और एक होता है दाब के पद में। जैसा कि आप पिछले लेक्चर में इस केसी का दो समीकरण, दो व्यंजक प्राप्त कर चुके हैं। पहला केसी बराबर केएफ बाई केसी, केएफ बाई केबी, और दूसरा जो है वो अभी तुरंत किसी रासायनिक अभिक्रिया अल्फा ए प्लस बीटा बी इक्विलिब्रियम साइन गामा सी प्लस डेल्टा डी, इस अभिक्रिया के लिए अभी तुरंत केसी बराबर आया था केसी, या पिछले लेक्चर में आप पढ़े थे सी पर पावर गामा, डी पर पावर डेल्टा, ए पर पावर अल्फा और बी पर पावर। तो यहां पर आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, हम केसी को पहले सांद्रता के पद में जो साम्य स्थिरांक होता है उसका पूरा डिटेल आपके सामने रखने जा रहे हैं। एक बार फिर से बता दें कि आज का टॉपिक का नाम है साम्य स्थिरांक। ये साम्य स्थिरांक दो प्रकार का होता है, एक सांद्रता के पद में और एक दाब के पद में। यहां C का मतलब कॉन्सेंट्रेशन है और P का मतलब प्रेशर है। तो साम्य स्थिरांक दो प्रकार का होता है, एक सांद्रता के पद में, एक दाब के पद में। तो सांद्रता के पद में साम्य स्थिरांक का पहला परिभाषा आपके सामने आने जा रहा है, अग्रिम अभिक्रिया के दर नियतांक एवं पश्च अभिक्रिया के दर नियतांक के अनुपात को साम्य स्थिरांक कहते हैं सांद्रता के पद में। फिर से, अग्रिम अभिक्रिया के दर नियतांक एवं पश्च अभिक्रिया के दर नियतांक के अनुपात को सांद्रता के पद में सांद्रता के पद में साम्य स्थिरांक कहते हैं। अब आइए एक बार और, एक और ढंग से साम्य स्थिरांक का परिभाषा सांद्रता के पद में, प्रतिफल की सक्रिय मात्रा का गुणनफल एवं अभिकारक की सक्रिय मात्रा गुणनफल का अनुपात साम्य स्थिरांक कहलाता है। फिर से, प्रतिफल की सक्रिय मात्रा का गुणनफल एवं अभिकारक की सक्रिय मात्रा गुणनफल का अनुपात ही साम्य स्थिरांक कहलाता है। इस तरह से हम
यहाँ केसी को दो तरह से परिभाषित किए। अब हम आपके सामने केपी को समझाने जा रहे हैं कि केपी यानी दाब के पद में साम्य स्थिरांक को कैसे बताया जा सकता है। लेकिन उससे पहले तो यहां पर आप पढ़ने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दाब के पद में साम्य स्थिरांक, दाब के पद में साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक दाब के पद में साम्य स्थिरांक आप समझेंगे तब जब थोड़ा सा आदर्श गैस समीकरण पदार्थ की अवस्था चैप्टर के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक रिएक्शन लेते हैं अल्फा ए प्लस बीटा बी इक्विलिब्रियम साइन गामा सी प्लस डेल्टा डी। जल्दी से आप सभी स्टूडेंट इस समीकरण के लिए केसी का मान पहले लिखवाइए। केसी का मान सी की सक्रिय मात्रा पावर, डी की सक्रिय मात्रा पावर, ए की सक्रिय मात्रा पावर अल्फा और बी की सक्रिय मात्रा पावर। तो आज के बाद आप सभी स्टूडेंट कम से कम इतना जरूर याद रखेंगे कि साम्य स्थिरांक जब केसी का मान लिखा जाता है तो प्रतिफल की सक्रिय मात्रा को ऊपर लिखा जाता है और अभिकारक की सक्रिय मात्रा को, और तब उसके अनुपात को साम्य स्थिरांक के बराबर लिखा जाता है। तो इतना आप जानते हैं। अब हम आपका दाब के पद में साम्य स्थिरांक को लाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे आदर्श गैस समीकरण के अनुसार, जिसको अवस्था गैस समीकरण भी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। कोई जानता है? बताइए क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन? पीवी बराबर, तो पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी। तो पी बराबर क्या हो जाएगा? एनआरटी बाई भी। आप सभी स्टूडेंट को 3 दिन से पिछले लेक्चर से में समझाया जा रहा है कि जिस तरह घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है, उसी तरह सांद्रता बराबर मोल की संख्या बटा आयतन होता है। मोल की संख्या और आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं? सांद्रता। तो हम यहां पर अब n बाई भी के जगह पर ला दिए c। समझ रहे? c किसके बदले में? n बाई भी के बदले में। तो यहां पर आपको बता दें कि जब आप द्रव्यमान क्रिया का नियम पढ़े थे तो लिखवाया गया था कि नियत ताप पर किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए जो अभिक्रिया की दर होती है वो क्रिया कारकों के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो वहां नियत ताप शब्द इस्तेमाल हुआ था। इसका मतलब है कि ताप भी क्या है, और आर तो आप लोग जानते ही हैं कि गैसीय स्थिरांक है। तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, इसके बदले में हो गया के डैश। ये कहां से के डैश आ गया? आर और टी का गुणनफल के डैश हमने मान लिया। नियतांक इंटू नियतांक, नियतांक बटा नियतांक, तो आने वाला मान भी। अब बच गया सी। यहां कांस्टेंट हटते ही ये सिद्ध हो जाएगा कि दाब जो है वो सांद्रता के क्या होता है? समानुपाती। समानुपाती हटता है तो नियतांक आता है, नियतांक हटता है तो। अब एक बार फिर से शुरू से अंत तक क्या हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे दिए, अभी तुरंत आप समझ पाएंगे, जरा ध्यान दीजिए। पीवी बराबर एनआरटी आप पहले से जानते हैं अवस्था गैस समीकरण के रूप में या आदर्श गैस समीकरण के रूप में। तो पी बराबर एन बाई भी आर टी, यहां सी बराबर एन बाई भी हो गया। अब पी बराबर सी आर टी, और यहां पर देखिए आर और टी का गुणनफल के डैश हो गया, क्योंकि ये नियत है और ये नियत ताप पर ये प्रक्रम चल रहा है। तो ये हो गया P बराबर के डैश सी, और ये समान नियतांक हटते ही समानुपाती हो गया। मतलब आज के क्लास में सिद्ध हो गया कि दाब सांद्रता के समानुपाती है। तो जहां जहां सांद्रता है वहां वहां इस सांद्रता को इस हटा कर आप यहां आंशिक दाब उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब हम क्या कहना चाहते हैं, C की सांद्रता की जगह C का आंशिक दाब आ जाएगा, D की सांद्रता की जगह D का आंशिक दाब आ जाएगा। मतलब हम क्या बोलना चाहते हैं, देखिए A की सांद्रता है तो इसको आप हटा सकते हैं, इसके बदले में आप A का आंशिक दाब लिख सकते हैं, क्योंकि हमने सिद्ध कर दिया कि सांद्रता दाब के समानुपाती होती है। तो हम लिख सकते हैं यहां जल्दी समझ, ये आप लिखवा सकते हैं पीबी। अब यहां पर क्या हो जाएगा बोलिए, क्या पढ़ेंगे इसको? C का आंशिक दाब,
और इसको क्या पढ़ेंगे, सी की सांद्रता मोल पर लीटर में, और ये बराबर हो गया किसका, पीसी के, और ये डी की सांद्रता बराबर डी का आंशिक दाब। सोचिए जब ये पीए पीबी पीसी के बराबर हो गया पीडी के, तो अब हम अगर दाब के पद में अगर साम्य स्थिरांक लिखना चाहते हैं दाब के पद में, तो यहां पर ये सब जो देख रहे हैं ये सब दाब के पद में बदलने जा रहा है, तो ये केसी न होकर क्या हो जाएगा, केपी हो जाएगा। केसी न होकर क्या हो जाएगा, केपी। और यहां पर देखिए सी की सांद्रता की जगह स्थान ले लिया पीसी, और अब स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिखाएगा, गामा जैसे है वैसे लिखाएगा। यहां पर आ गया पीडी, कहां से आ गया, किसके जगह पर ये सब आ रहा है, सक्रिय मात्रा के जगह पर, सांद्रता के जगह पर। यहां सी की सांद्रता थी, हट गया, पीसी आ गया। डी की सांद्रता थी, पीडी आ गया। और यहां पर ए की सक्रिय मात्रा के जगह पर ए का आंशिक दाब आ गया, और यहां बी का आंशिक दाब आ गया, और अब ये केसी नहीं रहा, ये हो गया केपी, क्योंकि ये सभी टर्म दाब के पद में है, इसलिए ये केपी हो गया। अब हम जिस तरह से केसी को परिभाषित किए थे वैसे हम केपी को परिभाषित करने जा रहे हैं, और बहुत सहज ढंग से आप लोग याद कर सकते हैं, बशर्ते कि आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो यहां पर सी का आंशिक दाब, डी का आंशिक दाब, ए का आंशिक दाब, बी का आंशिक दाब है। जल्दी से बताइए ऊपर वाला प्रतिफल है कि अभिकारक, तो ये प्रतिफल के आंशिक दाब का गुणनफल है ऊपर वाला, और नीचे वाला, तो प्रतिफल के आंशिक दाब का गुणनफल और अभिकारक के आंशिक दाब के गुणनफल का अनुपात दाब के पद में साम्य स्थिरांक कहलाता है। फिर से साम्य अवस्था में प्रतिफल के आंशिक दाब का गुणनफल एवं अभिकारक के आंशिक दाब का गुणनफल का अनुपात दाब के पद में साम्य स्थिरांक कहलाता है। तो ये था आपका आज का क्लास।